फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सो अभी तक फेडरलिज्म के सीरीज में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देख लिए हैं, एंड दिस इज द लास्ट इन दिस सीरीज वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन योर यूनियन एंड द स्टेट्स। सो ये इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स होती है, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हाउ डू दे डिफर इन नॉर्मल टाइम्स एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा होता है। सो वी विल कवर दिस, एंड वंस ये तीनों लेक्चर जब आपने देख लिए होंगे, सो प्लीज़ लक्ष्मीकांत में जाके जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस का चैप्टर है, एंड वेयर इट टॉक्स अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। एंड इफ देयर इज एनीथिंग, एनी डाउट्स दैट यू कम अक्रॉस, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल आंसर इट देयर। ओके, सो शुरू करते हैं। हमारे एजेंडा में हम क्या क्या देखेंगे? So we'll see the financial relations during normal times and the financial relations during national and financial emergency. सो एक चीज़ तो अभी तक आपको फेडरलिज्म में क्लियर हुई होगी कि कोई भी जो रिलेशंस है, बी इट लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और योर फाइनेंशियल, वो डिफ़र करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो ऐसा क्यों होता है? इसलिए बिकॉज इंडिया क्वासी फेडरल है और हम थोड़ा ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर सेंटर की तरफ इंक्लाइंड है। सो डेफिनेटली ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारी पावर्स जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड होती हैं। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग फेडरलिज्म, प्लीज़ कीप दीज टू मेजर सिनेरियोज इन माइंड। सो पहला जब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स है, सो नॉर्मल टाइम्स में वील सी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू हैपन्स, how the distribution of non-tax revenues happen, and grants and aid. So 3 तरीके के revenues आपके होते हैं, tax, non-tax and grants and aid. So हम तीनों को इस पर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशंस ड्यूरिंग नेशनल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जैसे जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन, इनका क्या रोल रहा है, इनके क्या जजमेंट्स रहे हैं, या इनके अंदर क्या पावर है ऑफ डिसाइडिंग कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से डिवाइड होंगी। वी टेक अ लुक एट दैट, एंड हम कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखेंगे ऑन फेडरलिज्म। ओके, सो पहला है योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। सो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू 2 तरीके से आता है। रेवेन्यू इज़ व्हाट अ स्टेट इज़ अर्निंग। स्टेट या सेंटर कुछ भी जो है उनके पास आ क्या रहा है, वो अर्न क्या कर रहे हैं, दैट इज़ योर रेवेन्यू। सो रेवेन्यू आपका 2 तरीके का हो जाता है। एक होगा टैक्स रेवेन्यू, एक होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स एंड नॉन टैक्स दोनों थे, जैसे इनकम डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, या आपके ये जो है आपके टैक्स रेवेन्यूज़ में आ गए। सो जो टैक्स रेवेन्यूज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं। पहले तो ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल रिलेशंस है ये कवर होता है आपका आर्टिकल 268 से 293 में, इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पार्ट 12 में कवर किया जाता है, एंड ये जो आपका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 268, इसका फर्स्ट पार्ट। सो टैक्स रेवेन्यूज़ किस तरीके से डिवाइड होंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। सो 6 डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं अगर हम प्रिसाइसली बात करें। सो इसको कवर करता है आर्टिकल 268, 269, 269A। सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इसको कवर करेंगे। हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बस आपको कुछ टर्म्स ध्यान में रखने होंगे, कुछ सिनेरियोज़ है, बट हम कॉमन सेंस के एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे तो वील अंडरस्टैंड कि कैसे काम होता है। सो फर्स्ट है टैक्सेस लेवीड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड appropriated by states। सो ये है आपका आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 क्या है? टैक्सेस लेवीड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 कीवर्ड्स। पहला है टैक्स लेवी करना, सेकंड है टैक्स कलेक्ट करना, और थर्ड है टैक्स अप्रोप्रिएट करना। सो इन तीनों को अगर हम देख ले, लेवी करने का मतलब होगा
टैक्स इम्पोज करना। सो वो अथॉरिटी कौन है जो इस टैक्स को इम्पोज करेगी, मतलब बताएगी कि किस किस को ये टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, ये डिसाइड करने की जो अथॉरिटी होगी उसको हम बोलते हैं टैक्स लेवी करना। ये अथॉरिटी है सेंटर। सो ऐसे टैक्सेस जिसमें ये डिसाइड होगा कि टैक्स लेवी को टैक्स इम्पोज कौन करेगा, सेंटर इम्पोज करेगा। सेकेंड आपका जो टर्म है टैक्स कलेक्ट करने का। सो मतलब टैक्स इम्पोज तो सेंटर करेगा बट वो टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये स्टेट्स की है यहाँ पे। सो टैक्स को कलेक्ट स्टेट्स करेंगे। और टैक्स अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये टैक्स किसकी ट्रेजरी में जाएगा और उसका फिर हम आगे किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, ये होता है टैक्स अप्रोप्रिएशन। सो इस केस में टैक्स अप्रोप्रिएशन कौन करेगा, वो भी स्टेट्स करेंगे। सो ये आपका फाइनेंशियल कंट्रोल बताता है। ये क्या है, टैक्स इम्पोज करने की अथॉरिटी कि टैक्स कौन पे करेगा, कितना टैक्स पे करेगा। टैक्स कलेक्ट करना आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स किन किन चैनल से कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा। और ये टैक्स अप्रोप्रिएशन आपका फाइनेंशियल कंट्रोल बताता है कि ये टैक्स किसकी ट्रेजरी में जाएगा, सेंटर के जाएगा, स्टेट के जाएगा, एंड उसको हम आगे यूज़ कैसे करेंगे। सो जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है आर्टिकल 268 के अंदर, ये बात करता है उन टैक्सेस की जो लेवी सेंटर करेंगे बट कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट स्टेट्स करेंगे। और ये क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, पहले इसके एग्जाम्पल्स आप अगर देख लें तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन चेक्स और पी नोट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लग रही है ये इस आर्टिकल के अंडर फॉल होती है। मतलब सेंटर डिसाइड करेगा कि स्टैम्प ड्यूटी क्या लगेगी अक्रॉस द कंट्री, एंड बट उसको कलेक्ट कौन करेगा, जो उसकी जो लोकल रेवेन्यू है वो किसकी किटी में जाएगा, वो स्टेट्स के किटी में जाएगा। सो इसको करने का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंस हो रहा है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स के पास अपनी एक आर्बिट्ररी पावर है कि हम अपने अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग चीज़ों पे लगा देंगे। इस तरीके से इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि किसी स्टेट में ड्यूटी कुछ और है, किसी स्टेट की ड्यूटी कुछ और है। और जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो भी बहुत आर्बिट्ररी नेचर हो जाता है कि हर बार स्टेट अपने तरीके से अगर ड्यूटी लगाने लग जाएगा, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, फिजिकल सेंस में भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरीके इस टैक्स को इस चीज़ के अंदर डाला जाता है। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू इंश्योर कि जो स्टेट्स है ये चीज़ उनके रेवेन्यू में जाए, सो दैट इसको वो अपने डेवलपमेंट के लिए आगे यूज़ कर सके। सो ये जो पूरा टाइप होता है, दिस इज़ द टाइप वेयर टैक्सेस आर लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेस levied and collected by center but assigned to states। सो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि टैक्स इम्पोज भी सेंटर कर रहा है, कलेक्ट भी सेंटर कर रहा है, लेकिन इसके जो प्रोसीड्स हैं, जो भी इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो हम शेयर किसके साथ कर दे रहे हैं, स्टेट्स के साथ कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा है, ये स्टेट्स के पास जाएगा, उनके डेजिग्नेटेड फंड्स के अंदर, ट्रेजरी के अंडर जाएगा। सेम वॉज विद योर फर्स्ट आर्टिकल ऑल्सो, वहाँ पे भी क्योंकि स्टेट्स हैड द पावर टू अप्रोप्रिएट दीज रेवेन्यू, सो वो भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा था, वो भी स्टेट्स के पर्सनल कंसोलिडेटेड फंड में, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, उसमें जा रहा था। सो दिस टाइप में आ जाएगा आपका इंटर स्टेट कॉमर्स। ये है आर्टिकल 269। इंटर स्टेट कॉमर्स मतलब वो ट्रांजैक्शंस या गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस जो विद इन स्टेट्स हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेट बाउंड्रीज में हो रहे हैं। सो उस तरीके में यूनिफॉर्मिटी, सेम लॉजिक, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ये पावर टू इम्पोज द टैक्सेस, ये पावर सेंटर के पास होती है। कलेक्ट भी सेंटर करता है बट उसका रेवेन्यू वो अपने पास नहीं रखते हैं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टेट्स, द कंसर्न स्टेट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ये एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ही किया जाता है, एंड दिस इज द टाइप विच इज कवर्ड इन योर सेकंड इन द सेकंड कैटेगरी।
ओके, बहुत इजी है इसका। एक आप लगा लेंगे, एक इसी के अंडर की सब कैटेगराइजेशन है आर्टिकल 269A, जो कि बात करता है स्पेसिफिकली उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिन पे जीएसटी लगा होगा इन द इंटरस्टेट कॉमर्स। सो जो इंटरस्टेट कॉमर्स हो रहा है उसमें काफ़ी सारे ऐसे गुड्स भी होंगे जिस पे जीएसटी लगता होगा। सो वो जो जीएसटी लग रहा है उसका जो प्रोसीड्स आने वाला है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, ये हमारा एक सब कैटेगराइजेशन है, मतलब आर्टिकल 269A में कवर होता है। अभी हमने 269 में क्या देखा है कि सेंटर नहीं ले रहा कोई भी पैसा, सेंटर सिर्फ पैसा कलेक्ट कर रहा है बट वो सारा पैसा स्टेट्स को दे दे रहा है। 269A में एक चीज़ होती है कि सेंटर भी पैसा लेता है, जो प्रोसीड्स आती है जीएसटी की जो प्रोसीड्स आती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों में वो रेवेन्यू डिवाइड होता है, और ये डिसाइड कैसे होता है ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। सो इसके अंडर जो ये एक कैटेगराइजेशन आ गई, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना हो गया कि इसके प्रोसीड्स सारे के सारे स्टेट्स के पास अलोन नहीं जा रहे हैं, ये सेंटर के साथ भी शेयर हो रहे हैं। सो ये आपका कवर होता है आर्टिकल 269A के अंडर। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ टाइप, जिसमें लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेवी भी सेंटर करेगा, मतलब डिसाइड भी सेंटर करेगा कि कितना पैसा टैक्स में लेना है, कलेक्ट भी सेंटर करेगा, बट जो प्रोसीड्स आएंगी वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड कर दी जाएंगी। सो सिमिलर टू जो 269A में हमने अभी देखा था, बट इट वाज पर्टेनिंग स्पेसिफिकली टू जीएसटी वाले आइटम्स, कि सिर्फ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में जो भी आइटम्स है जिन पे जीएसटी लग रहा है उनके प्रोसीड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, उनके प्रोसीड्स जो है सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो रहे थे। इस वाले कैटेगरी में हम सारे आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली ओनली इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। वो सारे आर्टिकल्स जिन पे सेंटर टैक्सेस को इम्पोज कर रही है और कलेक्ट कर रही है, उसके प्रोसीड सेंटर और स्टेट में कैसे डिवाइड होंगे वो इस आर्टिकल के अंडर आता है। एंड वो ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं, तो ये सारी एंट्रीज यूनियन लिस्ट की एंट्रीज होती हैं। सो आर्टिकल 270 है ये, इसके अंडर यूनियन लिस्ट में जितनी भी ऐसी एंट्रीज है जिस पे टैक्स लगाया जा सकता है, वो टैक्स कौन लगाएगा, सेंटर लाएगा, बट वो जो टैक्स सेंटर यूनियन लिस्ट की एंट्रीज पे लगाता है वो सोलली अपने पास नहीं रखता है, उसको वो स्टेट के साथ भी डिवाइड करता है। ये चीज़ हमने पहले लेजिस्लेटिव एक्शंस में भी पढ़ी थी कि इनमें लॉज बनाने का पावर भी सेंटर के पास होता है, और एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो स्टेट्स की सेंटर के ऊपर होती है वो इसीलिए होती है कि ये जो जितने भी प्रोसीड्स हैं, ये सारे प्रोसीड्स जब सेंटर अपने पास लेता है तो वो सोलली अपने पास नहीं रखता है, वो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ये एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी आती है, बट एट द सेम टाइम इसका एक प्लस पॉइंट भी ये हो जाता है कि यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन रहती है, और जितने भी एक तरीके का फिस्कल कंसोलिडेशन भी हो जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग जो आपका आर्टिकल 270 में कवर होता है, यूनियन लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट जो हमने ऊपर बात की जितनी भी चीज़ों की, जो भी हमारे आर्टिकल 269 और 269A की जितनी भी चीज़ें थी, उन एंट्रीज़ को हटा के 270 सिर्फ यूनियन लिस्ट की उन एंट्रीज की बात करता है जिस पे सेंटर इज कलेक्टिंग द टैक्सेस बट इट इज शेयरिंग इट्स प्रोसीड्स विद द स्टेट्स। और इसमें क्या नहीं आता है, इसमें एक्सेप्शन जो हमने पहले भी देखा था, सरचार्ज एंड सेस, ये ऐसी चीज़ है, ये दोनों ऐसी चीज़ है जिनके प्रोसीड्स कभी भी स्टेट्स के साथ डिवाइड नहीं किए जाते हैं, ये सोलली सेंटर अपने पास रखता है। सो सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स, किसी भी टैक्स पे, मतलब ऑलरेडी एक टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर आपने एडिशनल टैक्स लगा दिया है, दैट इज़ योर सरचार्ज। अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, ठीक है, कुछ बहुत हाई इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, अगर लेट्स से 50 लाख से 1 करोड़ का जिसका स्लैब है, उसको जितना उसका टैक्स स्लैब अगर वो 30% स्लैब में तो फॉल कर रहा है, एडिशनल
मतलब 10% प्लस 10% का उस पर सरचार्ज लगता है कि 10% उसको और उसके ऊपर पे करना पड़ेगा अपने रेगुलर इनकम टैक्स के ऊपर। सो दिस इज़ योर सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या हो गया आपका? टैक्स ऑन टैक्स, बट ये किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर नहीं लगता। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इनकम टैक्स पे लगेगा या सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्पज़ पे लगेगा, किसी भी चीज़ पे सरचार्ज लगाया जा सकता है। वर्सेस जो आपका सेस होता है, सेस सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर डोमेन में लगाया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर का एडवांसमेंट करना है या एजुकेशन का करना है या हेल्थ का करना है, तो ऐसा हेल्थ सेस या फिर एजुकेशन सेस, इस तरीके से करके ये जो टैक्स लगाया जाएगा दैट विल बी योर सेस। सो सरचार्ज और सेस जो होता है, ये इसके जितने भी प्रोसीड्स होते हैं, एक तो ये लेवी भी कौन करेगा? सेंटर करेगा। कलेक्ट भी सेंटर करेगा और अप्रोप्रिएशन भी सेंटर का रहेगा, मतलब सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। इसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है। एंड दिस इज कवर्ड इन योर आर्टिकल 271, जो हमारा नेक्स्ट टाइप था कि सेस और सरचार्ज में क्या होगा। 271 आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद एक जो हमारा लास्ट टाइप आता है, आपका एक 6th टाइप होता है, विच इज योर टैक्सेस लेविड, कलेक्टेड and retained by states। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमारे सारे जो टैक्सेस थे वो सेंटर लेवी कर रहा था। कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन एट टाइम्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वो चेंज हो रहा था। बट ये जो आपका लास्ट टाइप है, इसको लेवी भी स्टेट करेगा, कलेक्ट भी स्टेट करेगा और रिटेन भी स्टेट अपने पास कर लेगा। सो ये नेचुरली आपके कौन से एंट्रीज होंगी? ये आपकी स्टेट लिस्ट की एंट्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे सोल डिस्क्रिशन किसका है? यहाँ पे पूरा डिस्क्रिशन स्टेट्स का है। सो ये स्टेट लिस्ट की एंट्रीज पे ये काम होगा, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड टोल टैक्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये कुछ मेजर आप देख सकते हैं कि जैसे ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, टोल टैक्स देते हैं या फिर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जो भी होती है। सो ये चीज़ें किसके कंसोलिडेटेड फंड में जाती है? ये स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाती हैं। इसको कलेक्ट भी स्टेट करता है, इसको इम्पोज भी स्टेट करता है। सो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं। पहले वो वाले एंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये जो टैक्स है, इसको लेवी सेंटर करता है, बट कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन वो स्टेट्स का होता है। मतलब वो स्टेट्स के किटी में जाता है, सेंटर के नहीं जाता। फॉर एग्जांपल आपकी स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। सेकंड आपका होता है वो टैक्सेस जिसको लेवी और कलेक्ट दोनों सेंटर करता है, बट उसके प्रोसीड्स को स्टेट के साथ शेयर कर देता है। इसमें है आपके इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वाले आर्टिकल्स। इसी के अंडर एक सब कैटेगराइजेशन होती है आर्टिकल 269A, जिसमें वो आर्टिकल्स आ जाते हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे के जिन पे जीएसटी लग रहा है। सो जिन पे जीएसटी लग रहा है उसके प्रोसीड्स स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइड किए जाते हैं और उसको डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल। उसके बाद आते हैं आपके वो आइटम्स जिसके प्रोसीड्स को सेंटर अपने पास रखता है। पहला तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सरचार्ज एंड सेस, इसको सेंटर अपने पास रखता है। और आते हैं वो आर्टिकल्स, यूनियन लिस्ट के आर्टिकल्स, जिसको सेंटर इम्पोज करता है टैक्स, मतलब टैक्स को लेवी सेंटर करता है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन उसके जो प्रोसीड्स हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों में शेयर किए जाते हैं। ये आपके यूनियन लिस्ट वाले आइटम्स होते हैं। एंड लास्टली वो आइटम्स जिसको स्टेट लेवी करता है टैक्स, स्टेट ही कलेक्ट करता है और स्टेट ही रिटेन कर लेता है, वो आपके स्टेट लिस्ट के आर्टिकल्स हो जाते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल इनकम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये सारी चीज़ें आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। सो वो ये नॉन टैक्स है, इनको मतलब आप टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो इसमें भी सेंटर और स्टेट के कुछ अपने अलग अलग एरियाज़ हैं। इसमें किसी तरीके की बहुत मतलब एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे कि कुछ आइटम्स हैं जिन पे सेंटर कलेक्ट करेगा और कुछ आइटम्स हैं जिन पे स्टेट कलेक्ट करेगा। सो सेंटर के पास जैसे पोस्ट्स, टेलीग्राफ,
बैंकिंग, रेलवेज, ये आप देखेंगे तो ये सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं। इन पे ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला पार्ट है, सेंटर यूनियन लिस्ट के ही सब्जेक्ट्स है और नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है ये। तो ये सारा का सारा प्रोसीड जो है सेंटर के पास जाएगा वर्सेस जो स्टेट है उसके पास आपके फॉरेस्ट जाएंगे, पुलिस की फाइन फीस चालान वगैरह जो हम भरते हैं वो सब जाएगा, कोर्ट की फीस जाएगी क्योंकि कोर्ट तो किसी स्टेट के अंदर, उसका हाई कोर्ट किसी भी स्टेट के अंडर होता है तो वो चीज़ उसके जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। तो ये स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स हो गए। या लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, लैंड अगेन एज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट है। और इन पे कौन काम करता है? इन पे आपका स्टेट काम करता है, स्टेट के पास ये सारा का सारा रेवेन्यू चला जाता है। सो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर आता है ग्रांट्स इन एड। सो ग्रांट्स इन एड क्या होते हैं? ग्रांट देगा कौन? पहले तो सेंटर देगा, स्टेट को देगा। सो ग्रांट्स इन एड वो होते हैं जब किसी को नीड है, मतलब किसी से स्टेट को नीड है कि उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, सेंटर से एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो फिर वो जो जिस तरीके से दिया जाता है, जो चैनल से दिया जाता है, दैट इज़ ग्रांट्स इन एड। सो ग्रांट्स इन एड कौन देता है? सेंटर देता है टू स्टेट। और इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप पहला देखेंगे तो एक होता है स्टैट्यूटरी एड, फिर होता है डिस्क्रिशनरी एड, एंड देन आपका होता है अदर ग्रांट्स। सो स्टैट्यूटरी एड क्या होता है? स्टैट्यूटरी होता है जब भी किसी स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो सेंटर के पास जाएगा एंड सेंटर शुड पे दैट मनी टू इट, तो मतलब सेंटर उसको वो पैसा देगा, वो है स्टैट्यूटरी एड। और ये जो है आपका किसी भी टाइम पे हो सकता है जब भी किसी स्टेट को फाइनेंसेस की नीड है, और सेंटर को, मतलब सेंटर ऐसा मना नहीं कर सकता है कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मनी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि आपको उनको पैसा देना होगा। एंड ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? स्पेशली वो ट्राइबल वेलफेयर के सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे 5th और 6th शेड्यूल में कवर किए गए हैं स्टेट्स। उनको जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए या उनकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उनको जो पैसा चाहिए होता है फॉर दैट देयर फंक्शनिंग, उसके लिए अगर स्टेट्स गो एंड आस्क द सेंटर, तो सेंटर इज गोइंग टू गिव देम दैट मनी, इट इज गोइंग टू गिव देम दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड दिस इज कवर्ड अंडर योर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। सो आर्टिकल 275 में स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कवर की गई हैं एंड ये पैसा दिया जाता है सेंटर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। इसके दूसरा जो एक टाइप है वो है आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। सो डिस्क्रिशनरी एज द नेम सजेक्ट्स, ये सेंटर के डिस्क्रिशन पे होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ नो गारंटी कि सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा दे ही दे। अनलाइक व्हाट यू सॉ इन स्टैट्यूटरी में अगर ट्राइबल वेलफेयर के लिए या किसी और चीज़ के लिए स्टेट्स जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगते हैं अंडर आर्टिकल 275, तो फिर सेंटर को स्टेट को वो पैसा देना होता है। डिस्क्रिशनरी में आपका आ जाता है इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंटर, कि अगर सेंटर को फील होता है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है एंड सेंटर को उनको पैसा देना चाहिए, तब सेंटर स्टेट्स को वो पैसा दे देती है। एंड दिस इज कवर्ड इन आर्टिकल 282। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग। और वायबिलिटी गैप फंडिंग हमने अभी रिसेंटली जो हमारा विजिंजम पोर्ट इनॉग्रेट हुआ था, उसको जो बनाया गया वो एक पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, जिसमें आपके केरला गवर्नमेंट ने पैसा दिया, अडानी ने पैसा दिया, और उसके बाद जो थोड़ा पैसा बच गया था वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू किसने दिया? सेंटर ने दिया। सो ये किस आर्टिकल के अंडर कवर हो गया? 282 के अंडर। और वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है कि कोई भी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या कोई भी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल गुड के लिए है, लेकिन हो सकता है वो स्टेट्स के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है जितना इन्वेस्टमेंट स्टेट्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, बट इट इज़ फॉर द नेशंस गुड, इट इज़ इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इन दैट केस जो सेंटर है इट कैन फंड दैट प्रोजेक्ट अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो ये बहुत रिसेंट एग्जाम्पल था जहाँ पे इस चीज़ को कवर किया गया। सो दिस वॉज एट सेंटर्स डिस्क्रिशन। ऐसे आइडली वो चाहे तो मना भी कर सकता है, बट इन दीज मेजर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कोई भी प्रोजेक्ट्स विच आर वर्किंग ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल और विच आर इन द नेशंस गुड, उस टाइम पे स्टेट मना नहीं करता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है अंडर आर्टिकल 282। आई होप इट इज़ क्लियर।
उसके बाद अगर हम देखें तो एक लास्ट टाइप होता है अदर ग्रांट्स, जो कि आपके टेम्पररी नेचर के होते हैं। टेम्पररी नेचर के होते हैं मतलब किसी भी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली वो पार्ट्स कवर किए गए थे जैसे जो जूट का एक्सपोर्ट होता है, जो स्टेट्स हमारे जूट के एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल योर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये सारे स्टेट्स हमारे जूट एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। वो किसी कंट्री को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ अलग अलग लग रही हों, जो कि स्टेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो उस टाइम पे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड, तो इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एक अदर ग्रांट्स दिए गए थे फॉर दीज जूट प्रोडक्ट्स, कि जूट के एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम कवर करेंगे, सेंटर कवर करेगा फॉर अ पीरियड, इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो वो किसके अंडर आ गया था? वो अदर ग्रांट्स के अंदर आ गया था, बिकॉज दे वर टेम्पररी इन नेचर। ऐसा नहीं कहा गया था कि हम फॉर एवर जूट एक्सपोर्ट्स को फंड करेंगे या उनके एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को हम फंड करते रहेंगे। फॉर अ लिमिटेड पीरियड उसको अनाउंस किया गया था। सो दैट इज़ वाई ये अदर ग्रांट्स के अंदर आ जाता है। सो क्विकली अगर हम इसको समराइज़ कर ले तो ग्रांट्स इन एड आपके क्या हो गए? ग्रांट्स इन एड वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो सेंटर देती है टू स्टेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसके 3 टाइप हो जाते हैं, स्टैट्यूटरी, डिस्क्रिशनरी एंड अदर। सो स्टैट्यूटरी में आपके वो ग्रांट्स आते हैं जो सेंटर स्टेट को देगी ही व्हेन द स्टेट कम्स एंड आस्क्स फॉर इट, एंड स्पेशली आपके ट्राइबल वेलफेयर वाले होते हैं और 5th and 6th शेड्यूल वाले। सो इसमें सेंटर जो है अंडर आर्टिकल 275 स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। सेकेंड इज योर डिस्क्रिशनरी पार्ट, जहाँ पे सेंटर के डिस्क्रिशन पे है, इट मे और इट मे नॉट गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज बीइंग आस्क्ड फॉर। और इसका एक एग्जांपल हो जाता है आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग कवर्ड अंडर आर्टिकल 282, जो मेजरली गुड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ों पे दिया जाता है। व्हेन अ प्रोजेक्ट दैट इज़ फॉर द लार्जर गुड बट इज़ इकोनॉमिकली अनवायबल फॉर द स्टेट, तो तब सेंटर आता है एंड इट गिव्स देम दैट मनी। और तीसरा आपका आता है अदर ग्रांट्स। अदर ग्रांट्स में आ जाती हैं टेम्पररी पीरियड वाली चीज़ें जो आप फॉर एवर नहीं कंटिन्यू करेंगे, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस आप उसको डिफाइन कर देते हैं। सो दैट इज कवर्ड अंडर अदर ग्रांट्स। ओके, सो अब अगर हम देखें, ऑलराइट, ये आपका था ड्यूरिंग द टाइम्स नॉर्मल टाइम। सो नॉर्मल टाइम में हमने 3 चीज़ें देख ली, टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ग्रांट्स इन एड कैसे जाएंगी। सेम चीज़ आपकी इसमें इमरजेंसी के टाइम में चेंज हो जाएगी। इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो जाएगा? सो इमरजेंसी के टाइम में हमने क्या देखा हुआ है कि इंडिया क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब है कि नॉर्मल टाइम्स में तो हम फेडरल एक्ट करते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हम क्या हो जाते हैं, ज़्यादा यूनिटरी इन नेचर हो जाते हैं टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी एंड टू टेक बेटर डिसीजंस इन प्लेस। क्योंकि व्हेन कंट्री जब ऑलरेडी एक नेशनल इमरजेंसी में है, लेट्स से you're facing an enemy or in a war like situation, वहाँ पे इफ़ यू हैव डिस्कॉर्ड बिटवीन स्टेट्स, तो हमारी सारी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिले हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डिले हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो है हम यूनिटरी इन नेचर हो जाते हैं। सो फाइनेंशियल रिलेशंस भी जो है दे ऑल्सो डिफर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और जो 2 टाइप की इमरजेंसी है हमारी जिसमें ये डिफर करते हैं, लाइक योर नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में थी? 352। फाइनेंशियल किस में थी? 360। सो नेशनल इमरजेंसी में क्या हो रहा था, जब पूरे नेशन वाइड इमरजेंसी लग जाती है इन अ वॉर सिचुएशन, उस टाइम पे आपके सारे जो डिसीजंस है, फाइनेंशियल जितने डिसीजंस है वो सेंटर लेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लेगा। आपके सारे डिसीजंस जो है वो सेंटर ले रहा होगा, एंड सेम गोज फॉर योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, ये जो सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो होंगे वो प्रेसिडेंट ले रहे होंगे। मतलब क्या हो रहा होगा कि प्रेसिडेंट जो है ही कैन either modify, like बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है या जो रेवेन्यू है। अभी हमने इतने जो टैक्स कलेक्शन के रेवेन्यू देखे कि सेंटर कुछ कलेक्ट कर रहा था, प्रोसीड्स को स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था, तो ये जो सारे डिसीजंस ले रहा था इस टाइम पे सेंटर, अब ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट ही जब लेंगे तो ही कैन मॉडिफाई दोज थिंग्स। कि ऐसा नहीं है कि अगर कह दिया गया था कि इनकम टैक्स के केस में होता है या फाइनेंस कमिश्नर ने जैसे बोला कि 41% जो आपका प्रोसीड्स है वो स्टेट के साथ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम पे भी वो 41% ही जाएगा। प्रेसिडेंट हैज़ दिस पावर कि वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो भी वो करना चाहें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। सो ये पावर किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास चली जाती है टिल द एंड
of the financial year when emergency ceases. सो जिस भी साल में इमरजेंसी ख़त्म हो रही है, जिस भी टाइम पीरियड में इमरजेंसी ख़त्म हो रही है, उस साल का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाएगा, तब तक जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है वही कंटिन्यू रहेगा. मतलब अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि स्टेट के साथ जो प्रोसीड्स जा रही हैं उसको कम कर देना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वो तब तक रहेगा जब तक इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट और वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो उनका ख़त्म हो जाए. सो ये आपका होगा इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. एंड सेम आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट जो है ही विल डिसाइड कि आप सैलरीज रिड्यूस कर दीजिए इफ़ नीडेड. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कंट्री में नेशन वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, कि बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गया है, कंट्री बहुत ज़्यादा डेट में चली गई है, एक तरीके का फाइनेंशियल बिल्कुल आउटब्लो हमने झेला है. सो उस टाइम पे क्या हो जाता है? द पावर अगेन लाइज विद द सेंटर, माने प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू डिसाइड और इवन डायरेक्ट द सेंटर. क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में हमने एक चीज़ देखी थी, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको हम ना सस्पेंड कर रहे हैं ना डिसॉल्व कर रहे हैं. स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ रहेगा. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो सारा का सारा पावर सेंटर अपने पास ले लेता है एंड स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ भी जो भी डायरेक्शंस जो है वो मिलते हैं उसी हिसाब से उनको काम करना होता है. फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी ये जो लेजिस्लेचर है ये ना डिसॉल्व होगा ना सस्पेंड होगा, बल्कि जितने भी डिसीजंस जो प्रेसिडेंट बता रहे होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर को आगे इम्प्लीमेंट करने होंगे. जैसे कि आप सैलरीज़ को कट कर दीजिए एंड इस सैलरीज़ में इंक्लूडिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, आप उनकी सैलरी को भी कट कर सकते हैं. सब सैलरीज कट कर दीजिए. रेवेन्यू जो है आपका, जितना भी रेवेन्यू है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के साथ. एंड स्पेशली जो आपका बिल है, मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, इसको आपको फाइनेंस बिल है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा? इनको आपको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है रिजर्व करना ही पड़ेगा. मतलब ऐसा पहले क्या होता था, अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशन था कि कोई भी अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है, कोई भी ऐसा बिल है, तो उस पर खुद एसेंट देने से पहले मतलब देने के बजाय वो प्रेसिडेंट को दे देते थे फॉर रिकन्सिडरेशन कि आप एक बार इस पर देख लीजिए, आई वुड नीड योर हेल्प. बट इस केस में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, सो इट इज़ नो लॉन्गर अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. एट एनी कॉस्ट एट ऑल टाइम्स जो मनी बिल है, जो फाइनेंस बिल है, उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए आपको भेजना ही पड़ेगा बिकॉज द कंट्री इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस. सो ये होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. सो हमने क्या देख लिया? नॉर्मल टाइम पे कैसे प्रोसीड्स को डिवाइड किया जाता है, इमरजेंसी के टाइम पे प्रोसीड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है. एंड इमरजेंसी में एज वी नो कि वी टिल्ट टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर सेंटर, वी बिकम यूनिटरी इन नेचर. तो सारी की सारी पावर नेचुरली सेंटर के पास चली जाती है, प्रेसिडेंट के पास चली जाती है. अब हम देख लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को. सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल. सो जीएसटी काउंसिल आपका क्या कहता है, या जीएसटी काउंसिल बेसिकली होता क्या है? ये कवर्ड है अंडर आर्टिकल 279A. पहले तो जीएसटी जो आया, जीएसटी ने क्या किया, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक बना दिया. पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस होता था, टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, जिसकी वजह से जो फाइनल गुड का जो भी प्राइस होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसा पे करना होता था. सो व्हाट हैपेंड, जीएसटी आया एज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ सारे के सारे हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक टैक्स बना दिया, विच इज़ कॉल्ड योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को डिसाइड करने के लिए जो हमने बॉडी बनाई वो है जीएसटी काउंसिल, और उसको कवर किया गया अंडर आर्टिकल 271A. मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई जो कि डिसाइड करेगा कि किस चीज़ के ऊपर कितना जीएसटी लगने वाला है. उसका जो भी उसके प्रोसीड्स हैं वो तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ही डिवाइड होने वाले हैं. सो कौन कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीएसटी जिस पे इम्प्लीमेंट होगा या जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ये सारे डिसीजंस आपका जीएसटी काउंसिल लेता है. सो जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसको बनाएंगे कौन? प्रेसिडेंट बनाएंगे. सो प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर उन्होंने जीएसटी काउंसिल को बना दिया था अंडर आर्टिकल 279A. और ये किससे डील करता है? इंटर स्टेट
ट्रेड एंड कॉमर्स। सो नेचुरली इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में जितने भी आइटम्स है जिस पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर रहा होता है। अगर हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन की, सो ये एक ऐसा काउंसिल है क्योंकि इसके जो प्रोसीड्स हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होने वाले हैं, तो इसकी जो मेंबरशिप है वो भी सेंटर और स्टेट दोनों की होती है। मतलब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दोनों तरफ से आती है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे सेंटर और स्टेट आपस में आके काम करते हैं। दे डिसाइड कि कितना जीएसटी लगने वाला है एंड प्रोसीड्स किस तरीके से डिवाइड होंगे। सो मेंबरशिप में आपका यूनियन से आपके कौन आएंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फाइनेंस एंड टैक्सेशन। सो ये जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है यही आपके चेयरपर्सन भी होते हैं जीएसटी काउंसिल के। सो जीएसटी काउंसिल बनाई किन्होंने? जीएसटी काउंसिल बनाई प्रेसिडेंट ने बाय एन ऑर्डर आर्टिकल 279A के अंडर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। इसके कॉम्पोजिशन में यू विल हैव पीपल फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स। चेयरपर्सन विल बी योर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मेंबर्स बाकी हैं जो स्टेट से आ रहे हैं वो होंगे आपके, एक तो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन एट टैक्सेशन। ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं आपके स्टेट से आएंगे। अगर आप नंबर देखेंगे तो नंबर जो है यूनियन के लोगों का कम है, स्टेट के लोगों का ज़्यादा है, बिकॉज स्टेट ज़्यादा है। स्टेट ज़्यादा है तो उनके बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस एंड टैक्सेशन है, तो इनका नंबर नेचुरली ज़्यादा है। सो ये फॉर स्टेट्स एंड जो आपकी यूटीज़ हैं विथ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ वो भी होते हैं इसमें, विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यूटीज़ विथ लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी कौन है? दिल्ली है, पुडुचेरी है एंड जम्मू एंड कश्मीर है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों के पास आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो इन तीनों के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं। सो मेंबर वाइज तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास नंबर ज़्यादा है। उसके बाद कॉम्पोजिशन के बाद जो इनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग का मतलब क्या हो गया? अब जैसा हमने बोला कि जीएसटी काउंसिल जो है ये आपस में मिल के डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स को जीएसटी में रखना है, किसको एग्जेम्प्ट करना है, और अगर रखना है तो कितना टैक्स लगेगा, कौन से स्लैब में वो प्रोडक्ट्स जाएंगे। सो ये डिसीजन दोनों को मिल के लेना है। सो मिल के कैसे लेंगे? वोटिंग होगी। सो वोटिंग का जो राइट है या वोटिंग के जो पावर्स हैं वो भी यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड है। यूनियन के पास 1/3 पावर है और स्टेट्स के पास 2/3 पावर है, मतलब 33.33%, 66.66%। सो ये यूनियन के पास पावर है 1/3, स्टेट के पास पावर है 2/3। बट किसी भी डिसीजन को पास होने के लिए मेजॉरिटी कितनी लगती है? 3/4, मतलब 75% मेजॉरिटी आपको चाहिए होगी इन योर वोट्स for any decision to be passed, plus 50% of the states must agree to it. So आप अगर देखें इससे क्या इंश्योर हो रहा है, आप थोड़ा सा अगर इसका मैथ देखेंगे तो 75% अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो एट एनी कॉस्ट द सेंटर विल हैव टू सपोर्ट द डिसीजन, क्योंकि सेंटर के पास 33% पावर है। सो सारे स्टेट्स एक साथ एक चीज़ को डिसाइड कर भी लेंगे, एंड इफ द सेंटर डिसअप्रूव्स ऑफ इट, सो क्या हो जाएगा? वो पास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सेंटर के पास क्या है? सेंटर के पास है वीटो पावर। सेंटर के पास क्या है? सेंटर के पास है वीटो। अगर सो एट फॉर एनी डिसीजन टू बी पास्ड बाय द जीएसटी काउंसिल, द सेंटर हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद इट। ये एक चीज़ है। और दूसरा आप देखेंगे तो 50% ऑफ द स्टेट्स को भी अग्री करना है। 50% ऑफ द स्टेट्स को अग्री कराने का हमारा मोटिव यही हो गया कि जो स्टेट्स हैं उसमें भी सबके इंटरेस्ट्स को साथ में लेके चलना, कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एटलीस्ट शुड अग्री विद द डिसीजन। सो ताकि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ सेंटर को भी हमने साइडलाइन नहीं किया, हमने स्टेट्स को भी साइडलाइन नहीं किया, दोनों को हमने चांस दिया टू पुट देयर थॉट्स फॉरवर्ड, और दोनों के इंटरेस्ट के साथ हम जो भी पास करवाएंगे ये पूरा ज़रूरी होता है जीएसटी काउंसिल के वोटिंग के लिए। सो किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए? 75% की, किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए 75% की हमको मेजॉरिटी चाहिए।
ये हो गया आपका जीएसटी काउंसिल के बारे में। एक बार क्विकली थोड़ा सा अगर हम देख लें तो हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमने शुरू किया कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स। फिर हमने देखा कि जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर जो भी हमारा ये सारा रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन इमरजेंसी कैसे लगेगा। एंड देन वी सॉ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, उसका वोटिंग कैसा होगा। कॉम्पोजिशन में उसके चेयरपर्सन हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। वोटिंग के लिए हमको 75% या 3/4 ऑफ द वोट्स चाहिए होंगे, प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स हैव टू अग्री। अब इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन अगेन आपकी एक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम आज कवर करेंगे एंड इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 280। सो फाइनेंस कमीशन आपका किस में कवर होता है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में कवर होता है एंड इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल क्यों है इसको भी हमें भी आगे देखेंगे। इसका काम मेजरली क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि जो भी टैक्सेस के जैसे जो प्रोसीड्स आए थे, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कितना % स्टेट्स के पास जाने वाला है। वी जस्ट सेट कि सेंटर कलेक्ट करेगा, सेंटर लेवी करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा और जो प्रोसीड्स है वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। ना हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि वो डिवाइड होंगे कैसे, किस % में डिवाइड होंगे, उसका पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है and it is constituted by the president after every 5 years. So इसको constitute कौन करते हैं? President every 5 years and even earlier if he feels so. So again ये president के discretion पे हो गया. So throughout पॉलिटी आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे हो जाती हैं। सो एक ये भी हो गया कि प्रेसिडेंट इज सपोज टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years और इवन अर्लियर इफ़ ही फील्स द नीड टू डू सो। और ये फाइनेंस कमीशन देखेगा क्या कि जो भी प्रोसीड्स ऑफ योर टैक्सेस हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो आपके सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिवाइड होने वाले हैं, ये फाइनेंस कमीशन देखेगा। सो अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट बॉडी है। सो इसका अगर हम क्विकली कॉम्पोजिशन देख लें। सो हमने एक बोला कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सो क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों है? एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही थी कि इट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि किस तरीके से प्रोसीड्स डिवाइड होंगे, और जुडिशियल भी थोड़ा काम कर रही थी कि जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस डिस्प्यूट्स उठ के आ रहे हैं फॉर ड्यू टू दीज टैक्स डिवाइड्स, सो उसको भी काम ठीक करने का काम या उसको भी रिजॉल्व करने का काम आपका फाइनेंस कमीशन करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। और इस टाइम पे हमारा क्या चल रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड और इनके जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये हमारे करंट फाइनेंस कमिश्नर हैं। सो ये तो फाइनेंस कमीशन का काम है कि वो देखेगा कि प्रोसीड कैसे डिवाइड होंगे, बट ये प्रोसीड्स जो है वो ये डिसीजन किस तरीके से लेता है, मतलब व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। एंड इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में वेरी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इंक्लूडेड है, जिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो अभी आप देखिएगा उसका वेटेज क्या है, किसको कितना उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये पैरामीटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे सबसे पहला आपका हो जाएगा एक एक्रोनिम है, अगर आप याद रखेंगे, IPADFT। IPADFT ये एक्रोनिम है जो आपके पैरामीटर्स को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। जैसे I से हो गया आपका इनकम डिस्टेंस, और अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, पहले आप ये सब देख सकते हैं। P से पॉपुलेशन, 2011 का सेंसस। A से एरिया, D से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, F फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एंड T टैक्स एफर्ट। सो क्या है हमारा एक्रोनिम? IPADFT।
आई से है इनकम डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है कि आप जिस भी स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस स्टेट की पर कैपिटा इनकम और जो भी हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है उसके पर कैपिटा इनकम के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो है इनकम डिस्टेंस। मतलब आपका पर कैपिटा इनकम ऑफ योर बेस्ट स्टेट माइनस पर कैपिटा इनकम ऑफ योर करंट स्टेट, ये बताएगा इनकम डिस्टेंस कितना है, मतलब कौन सा स्टेट कितना पुअर है, कितना रिच है। नेचुरली अगर कोई भी स्टेट है जहाँ डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा आ रहा है वो पुअर स्टेट है, इसका मतलब उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है फॉर इट्स डेवलपमेंट। सो इसीलिए इनकम डिस्टेंस को जो है हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, दैट इज़ 45%। 45% का वेटेज हमने इस चीज़ पे दिया है कि मेजर जो डिसीजन लिया जाएगा कि किस स्टेट को कितना पैसा जाना चाहिए वो इनकम डिस्टेंस के ऊपर लिया जाता है। दैट पुअरर स्टेट्स आर गोइंग टू गेट मोर फंड्स एंड जो थोड़े से रिच स्टेट्स हैं उनको कम पैसा मिलेगा। ये है इनकम डिस्टेंस। नाउ सेकेंड है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 2011 का सेंसस, इसको हमने दिया है 15% का वेटेज। और ये क्या कहता है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। सो किसी स्टेट की अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है मतलब उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड है, कम पॉपुलेशन है तो कम रिसोर्सेज में भी उसका काम हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है टूवर्ड्स स्टेट्स जिनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो इससे आप अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि जो स्टेट्स जिस स्टेट्स के पास ज़्यादा पॉपुलेशन उनको आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो उन स्टेट्स का क्या जो डेलिबरेटली अपनी पॉपुलेशन को वो कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो तो एक तरीके से पेनलाइज हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वन ऑफ द अदर पैरामीटर्स। बट फिलहाल पॉपुलेशन के बेसिस पे 2011 के सेंसस के बेसिस पे ये जो डिवीजन है वो किया जाता है एंड पीपल स्टेट्स विथ मोर पॉपुलेशन आर गोइंग टू गेट मोर मनी। फिर आपका आता है एरिया, और एरिया को भी दिया जाता है 15%। एरिया मतलब क्या हो गया, किसी भी स्टेट का जोग्राफिकल एरिया। मतलब कोई भी स्टेट अगर ज़्यादा बड़ा है, उसका एरिया ज़्यादा है, तो फिर उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी फॉर डेवलपमेंट, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। कोई स्टेट है छोटा है तो उसका कम पैसों में भी काम हो जाएगा। सो इसलिए ये पैरामीटर है, इसको 15% दिया जाता है एंड इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाता है व्हेन फाइनेंस कमीशन इज डिसाइडिंग विच स्टेट इज़ गोइंग टू गेट हाउ मच मनी। देन आपका आता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और इसको हम देते हैं 12.5%। सो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या कहता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होता है, यहाँ पे आ जाता है वो वाला पॉइंट कि जिन स्टेट्स के पास मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल जो स्टेट्स कर रहे हैं उनको आप पेनलाइज कर रहे हैं एक तरीके से। सो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में हम देखते हैं वो स्टेट्स जिन्होंने एक्चुअल में अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया है, हम उनको अब रिवॉर्ड करते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, उन स्टेट्स को हम ज़्यादा पैसा देते हैं जिन्होंने अपने पॉपुलेशन को कम करने में काम किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया है। सो जो भी ऐसे स्टेट्स हैं उनको हम ज़्यादा पैसे देते हैं, जिन्होंने इस डोमेन में कम काम किया है उनको हम कम पैसे देते हैं। सो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले पॉपुलेशन वाले पॉइंट में कि ज़्यादा पॉपुलेशन वालों को ज़्यादा तो मिल रहा है, बट उसको काउंटर करने के लिए उन स्टेट्स को भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है जो अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करते हैं। सो ये हो गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। फिर है आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसको हम देते हैं 10%। सो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी क्या है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में हम देखते हैं कि कौन से वो स्टेट्स हैं जो अपने फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करने के लिए, अपने ट्री कवर को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। सो जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उस चीज़ पे उनको हम ज़्यादा पैसा देते हैं, जो कम काम कर रहे हैं उनको हम कम पैसा देते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से कोई स्टेट है, स्टेट के पास एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट लैंड है, उसमें बहुत ग्रीनरी है, अच्छा फॉरेस्ट है, ट्री कवर है, सब कुछ है। अब स्टेट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उस फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करे, नर्चर करे, उसको मूव करता उसको वैसे रहने दे। दूसरा है या तो उसको कमर्शलाइज कर दे, लैंड क्लियरिंग करा दे, उस पर कोई कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी खड़ी कर दे कि उसका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, तो उससे उसे पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा। और फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए जो पहला ऑप्शन था, उल्टा उसको पैसा लगेगा, उसको वो रेवेन्यू उसमें लगाना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। सो हो सकता है कि स्टेट्स जो है सेकेंड ऑप्शन के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हो, बट क्या जो सेकेंड ऑप्शन है वो सस्टेनेबल है? नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, आप लैंड क्लियरिंग कर रहे हैं। सो
जो स्टेट्स हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करके रख रहे हैं, इसका मतलब दे आर लेटिंग गो ऑफ सम रेवेन्यू, सम अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो रेवेन्यू जो वो जनरेट कर सकते थे, अब वो रेवेन्यू वो उसको लेट गो कर रहे हैं जस्ट टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर। सो इस चीज़ के लिए उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। सो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो लेट गो करते हैं, इसको एक तरीके से कॉम्पनसेट किया जाता है वाइल टेकिंग इनटू माइंड दिस पैरामीटर कि जिस भी स्टेट का फॉरेस्ट और इकोलॉजी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, उसको हम ज़्यादा पैसा देंगे। सो दिस इज़ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। एंड देन है आपका टैक्स एफर्ट्स। टैक्स एफर्ट्स को हम देते हैं 2.5%। सो टैक्स एफर्ट क्या कहता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो लार्जली डिपेंडेंट होते हैं ऑन सेंटर फॉर देयर फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेज, कि जितना भी पैसा आता है मेजर सारा पैसा जो है वो उनको सेंटर के थ्रू ही मिलता है, सेंटर के प्रोसीड से ही मिलता है। सो ऐसे स्टेट्स जो कि अपने फिस्कल एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, अपना टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं कि उनको सेंटर पे कम डिपेंडेंट रहना पड़े, वो अपना टैक्स रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके, उन स्टेट्स को हम यहाँ पे रिवॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि जो सेंटर है उसका लोड थोड़ा कम होगा, आप सोलली सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना टैक्स बेस भी काम कर रहे हो, वो आत्मनिर्भरता ला रहे हैं आप अपने अंदर, यू आर नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। सो ये जो टैक्स का बेस बढ़ाने से, एक टैक्सेशन एफर्ट्स बढ़ाने से सेंटर पे लोड कम होता है, इसके लिए सेंटर या फाइनेंस कमीशन उनको इस फॉर्म में रिवॉर्ड करता है। सो एक बार हम क्विकली देख ले तो हमारे पैरामीटर्स क्या थे, IPA DFT, और इसके अंदर हमने सबको डिफरेंट वेटेज दे रखा है। सो आप एक बार वेटेज भी देख सकते हैं। मैक्सिमम वेटेज इसको दिया है, इनकम डिस्टेंस को दिया है, वेयर पुअरर स्टेट्स आर गोइंग टू गेट मोर फंड्स, एंड सबसे कम वेटेज है यहाँ पे टैक्स एफर्ट्स को 2.5%, जहाँ पे जो भी स्टेट्स फिस्कल एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हैं उनको हम रिवॉर्ड करने वाले हैं। और जो अभी करंट 16th फाइनेंस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा परसेंटेज निकल के आया है ऑफ डिवाइडिंग दिस प्रोसीड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज़ 41%। मतलब 41% of the total net proceeds will be divided, will be sent to the states. So ये हमारा अभी क्या है करंट में 41%. So this is about your finance commission. ये पूरा हमारा हो गया फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बिटवीन योर स्टेट एंड सेंटर। सो फाइनेंशियल रिलेशंस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऑल दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल एंड नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक GST काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लैंडमार्क केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हमने फेडरलिज्म पे बात की है, मतलब फेडरलिज्म के ऊपर कुछ अच्छी जजमेंट्स आई हैं। We'll take a look at that. So सबसे पहले था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आया 1962 में। ओके, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था कि क्या सेंटर के पास ये पावर है कि वो स्टेट का कोई भी लैंड विदाउट इट्स कंसेंट अक्वायर कर सकती है। सो वेस्ट बंगाल में ऐसे केसेस देखे जा रहे थे कि जो स्टेट का लैंड था उसको सेंटर अक्वायर कर लेती थी, एनक्रोच कर लेती थी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। सो क्या स्टेट के पास, सेंटर के पास ये पावर है कि वो ये कर सकती है? सो लैंड एक्विजिशन विदाउट कंसेंट, ये एक चीज़ थी कि स्टेट अपना कंसेंट नहीं भी देता है तो भी क्या किया जा सकता है। सो इस पे वर्डिक्ट क्या आया था? वर्डिक्ट आया था यस, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि सेंटर के पास ये पावर है, स्टिल की पावर है कि वो स्टेट का कोई भी अगर लैंड है जो उसको लगता है कि फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस ज़रूरी है एंड कंटेंशन का पॉइंट आ रहा है कि स्टेट इज़ नॉट गिविंग इट्स कंसेंट, तो अब सेंटर के पास ये पावर है कि वो विदाउट इट्स कंसेंट ऑल्सो उस लैंड को अक्वायर कर सकता है, और जो भी उसको आगे उस पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करानी है फॉर द नेशंस गुड, उस चीज़ को कराया जा सकता है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम क्वासी फेडरल इन नेचर हैं। क्वासी फेडरल का मतलब हो गया हम फेडरल हैं, स्टेट्स के पास पावर है, बट इफ इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, कोई कंटेंशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो किसकी सुनी जाएगी, किसका लॉ प्रिवेल करेगा, वो सारी की सारी किसकी है? वो चीज़ है
सेंटर की। सो इसमें अगेन ये रिआइट्रेट हो गया कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट जहाँ पे सेंटर हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये आपका पहला एक ऐसा, ये सबसे पहला ऐसा एक केस आया था। दूसरा केस जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सो इन्होंने किस चीज़ पे बात की, इनका जो इशू था ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था जो टाइम एंड अगेन हम डिस्कस करते रहे हैं। दैट वाज द मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356। 356 आर्टिकल क्या था? प्रेसिडेंट्स रूल। सो मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356 कि टाइम एंड अगेन क्या होता था, जो भी सेंटर है एंड मोस्टली ये अपोजिशन पार्टीज़ के स्टेट्स में होता था कि जो भी सेंटर है और स्टेट है उसके बीच में अगर किसी चीज़ को लेके कोई खिंचाव हो रहा है, कंटेंशन हो रहा है, दे आर नॉट कमिंग इन कंसेंट विद ईच अदर, तो सेंटर क्या करता था? प्रेसिडेंट्स रूल लगा देता था। मतलब आर्टिकल 356 का मिसयूज़ कर देता था जस्ट टू एंगेज इन द पॉलिटिकल वेंडेटा कि नहीं हमारा सुनना ही पड़ेगा, टू हैव इट सुपीरियोरिटी इम्पोज्ड ओवर स्टेट्स। सो ये 356 बहुत यूज़ हो रहा था। इसके अगेंस्ट SR बोम्मई केस हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके वर्डिक्ट में क्या आया था? वर्डिक्ट में आया था कि आपका जो प्रेसिडेंट रूल है जो आप लगा रहे हैं, इट इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब प्रेसिडेंट रूल पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे कोई भी स्टेट या कोई भी पिटीशन ऐसा फाइल होता है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा है इसके ग्राउंड्स गलत हैं एंड वी वांट टू रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट इट, सो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है ये कॉन्ट्रडिक्शन में तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, वॉज इट रियली नीडेड, क्या उसके ग्राउंड्स वेरीफाइड हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट यहाँ से निकल के आया कि द प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया? इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि हमने स्टेट की ऑटोनॉमी को इंश्योर किया और एक फेडरल बैलेंस बनाया। बिकॉज अगर ऐसे बात बात पे प्रेसिडेंट्स रूल लगता रहेगा कि जस्ट बिकॉज सेंटर और स्टेट की नहीं बन रही है तो चलो प्रेसिडेंट रूल लगा लेते हैं एंड ईदर दिस वे और दैट वे वी जस्ट हैव टू गेट आवर वर्क डन, सो ऐसा चलता रहेगा तो फेडरलिज्म तो नेचुरली ऑलवेज डेंजर में ही रहेगा। सो इस वर्डिक्ट इसके सिग्निफिकेंस ये हो गया कि हमने स्टेट की ऑटोनॉमी को भी मेंटेन किया और हमने फेडरल बैलेंस को भी बना के रखा, एक हेल्दी बैलेंस को हमने बना के रखा। इसके अलावा जो आपका थर्ड और बिल्कुल लैंडमार्क केस रहा है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में इशू क्या था? ये कहना चाह रहे थे कि जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये कितनी हो सकती है, मतलब ये इसका कोई लिमिट है या नहीं है। बिकॉज पार्लियामेंट के साथ भी क्या होता था, व्हेन द सेंटर बिकेम टू स्ट्रॉन्ग तो अंडर आर्टिकल 368 वो कुछ भी अमेंड करने लग जाते थे। मतलब कुछ भी देर वाज लाइक पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सीरियसली इनग्रेव किया जा रहा था कि they had the power to literally amend everything, चाहे और उसका कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो, उसको कोई क्वेश्चन ना करे कि ये क्यों अमेंड किया जा रहा है। इस तरीके से अगर आप आर्बिट्री तरीके से अमेंड करेंगे तो आप एक तरीके से सिर्फ अपना कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी चीज़ को चेंज करते रह जाएंगे एंड देयर विल बी नो चेक एंड बैलेंस टू सी कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। सो पार्लियामेंट की जो पावर है, ये जो अमेंडिंग पावर है, इसको लिमिटेड थोड़ा होना चाहिए या कम से कम आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आया था आपका लैंडमार्क केशवानंद भारती केस, जिसका वर्डिक्ट ये आया था कि you can amend everything, like the parliament can amend everything that's written in the constitution without changing the basic structure of the constitution। सो ये जो एक बहुत बड़ी की टर्म निकल के आई थी जो थी बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पे भी। ये एक इवॉल्विंग लिस्ट है जो केस बाय केस इसमें एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है।
मतलब ऐसा नहीं कर सकते कल के दिन आप बोले कि स्टेट्स के पास अब कोई पावर नहीं है, अब हम यूनिटरी हो गए हैं। इवन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, मतलब इमरजेंसी इज़ अनदर थिंग, बट नॉर्मल टाइम्स में अगर आप बोले कि नहीं, आई एम डिसॉल्विंग ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स, अब हम हमेशा यूनिटरी ही रहेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फेडरलिज्म जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सो इस केस से क्या आया, इस केस से ये आया कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू अमेंड एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड बेसिक स्ट्रक्चर विल बी डिफाइंड ऑन अ केस टू केस बेसिस। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, हम सेक्युलर सोवरन हैं, सोशलिस्ट है, हम फेडरल हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट हैं। सो ये एक आ गया, और इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया? सिग्निफिकेंस यही हो गया कि हमारा फेडरलिज्म जो है, हमारा जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और किसी भी एक पावर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से काम करने लगे और हम एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ मूव कर जाएं। सो दिस शुड नॉट हैपन इन द केस ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर आप देखें लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हमारे पास सीएम भी हैं, हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, और हमारे पास एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, वाज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर। सो ये पावर टेसल हमेशा चलता रहता है। इशू आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड, आप कह सकते हैं सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इसमें क्या बोला गया, इसमें जो वर्डिक्ट आया कि LG must act on the aid and advice of the Council of Ministers which is headed by the government, headed by the Chief Minister। मतलब LG जो है, जो भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे, चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे, एक्सेप्ट इन 3 केसेस। 3 केसेस में उनके पास डिस्क्रिशन है, वो है लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, एंड दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूटी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये पूरे, इसीलिए एक ये पॉइंट उठ के आता रहता है हमेशा, अगेन एक जो कंटेंशन का पॉइंट आता है कि दिल्ली के लिए जो ये स्टेटहुड की, फुल स्टेटहुड की डिमांड हमेशा उठ के आती रहती है, बिकॉज दीज 3 मेजर थिंग्स आर नॉट इन द हैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। मतलब दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में ये 3 चीज़ें नहीं है, लैंड नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है। ये किसके हाथ में है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर। सो इस वर्डिक्ट से भी यही निकल के आया कि दो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, इट इज़ अ यूटी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, इट्स नॉट अ फुल स्टेट। सो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि LG हर चीज़ में अपनी डिस्क्रिशन चलाएंगे। LG हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन 3 केसेस विच इज़ लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस थे जहाँ पे हमने देखा कि फेडरलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आई। इससे भी अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन योर सेंटर एंड स्टेट्स इज़ अ टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म। सो कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी, एंड इट इज़ एन इवॉल्विंग एरिया, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ केसेस आते ही रहेंगे, चीज़ें आती रहेंगी। सो ये पूरा जब आप पढ़ लें, ये आपका आज का लेक्चर और पहले के 2 लेक्चर्स देखने के बाद प्लीज़ गो एंड रिवाइज सेंटर स्टेट रिलेशंस फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे भी दे रखी हैं, प्लीज़ गो एंड रिवाइज दैट। और उसके बाद कोई भी डाउट आता है तो आप इसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।